हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अजीम खान, मोशन मंच पर आपका एक बार फिर स्वागत है बच्चों। और आज अपन लेकर आए बेटे एक अगला टॉपिक जिसका नाम होगा आनुवांशिक कोड मतलब जेनेटिक कोड। क्लियर? इससे पहले आपने क्या पढ़ा बच्चों? इससे पहले अपन ने प्रोटीन निर्माण की क्रियाविधि को पढ़ा जिसको अपन ने दो भागों में डिवाइडेड किया। और दो भाग कौन कौन से थे? तो बेटे पहला पार्ट तो था ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा पार्ट था उसका ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में आपने याद किया होगा बच्चों कि उसमें अपन ने ट्रांसलेशन को तीन भागों में डिवाइडेड किया, यानी ट्रांसलेशन की जो क्रियाविधि है उसको बच्चों अपन ने तीन भागों में डिवाइडेड किया। पहला भाग हमारा क्या था बेटे, अगर आपको याद हो तो उसका था अमीनो एसिड का सक्रियण। दूसरा पार्ट आपको क्या याद हुआ होगा, यानी चार्ज टीआरएनए का निर्माण। और तीसरा पार्ट आपको याद हुआ होगा तो वह था पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण। यहां तक क्लियर? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का जो निर्माण है ये बच्चों आपने पढ़ा होगा कि इसको अपने तीन भागों में पूरा किया। तीन भाग कौन कौन से आपने याद किए बताओ जल्दी से। तो पहला पार्ट आपने याद किया होगा इनिशिएशन फेज यानी प्रारंभिक अवस्था। दूसरा पार्ट बच्चों आपने याद किया होगा इलोंगेशन फेज यानी दीर्घीकरण अवस्था। और तीसरा आपने याद किया होगा यानी कौन सा? टर्मिनेशन फेज यानी समापन अवस्था। बेटे प्रारंभिक अवस्था में क्या हुआ कि वहां पर पहला ऐसा कोडोन जो कि प्रोटीन निर्माण की शुरुआत करता है उसको आपने एयूजी की फॉर्म में याद किया होगा। और ये एमआरएनए का कोडोन राइबोसोम के पी स्थल के सामने आता है और वहां आकर ये एमिनो एसिड को वहां पर टीआरएनए के साथ में लाया जाता है। तो ये यहां पर प्रोटीन निर्माण की क्रिया शुरू होती है। उसके बाद में बेटे दूसरी स्टेज आती है हमारे पास में दीर्घीकरण अवस्था। तो दीर्घीकरण अवस्था में आपने क्या याद किया कि पहले कोडोन के अलावा या पहले अमीनो एसिड के अलावा शेष जितने भी अमीनो एसिड वाले टीआरएनए हैं अब ये कहां पर आएंगे? ये राइबोसोम के ए स्थल पर आएंगे। तो राइबोसोम के ए स्थल पर आने वाले अमीनो एसिड और राइबोसोम के पी स्थल पर मौजूद अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। और यह पेप्टाइड बॉन्ड बनता रहता है बेटे, कई सारे अमीनो एसिड वहां पर आते रहते हैं और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। और यह पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला है आगे चलकर किसमें बदल जाती है? तो आगे चलकर बेटे ये प्राइमरी संरचना प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन में बदल जाती है। उसके बाद में तीसरी अवस्था आपने रीड की होगी समापन अवस्था। तो बेटे समापन अवस्था में क्या हुआ कि जैसे जैसे राइबोसोम आगे खिसकता जाएगा वैसे वैसे एमआरएनए के नए कोडोन वहां पर आते जाएंगे। और जैसे जैसे एमआरएनए के नए कोडोन आते जाएंगे उसके अनुसार बेटे राइबोसोम पर अमीनो एसिड भी आते जाएंगे। लेकिन खिसकते खिसकते अब एमआरएनए के समापन कोडोन जो है ए स्थल के सामने आ जाते हैं। जैसे समापन कोडोन वहां पर आते हैं तो बेटे इन समापन कोडोन का कोई एंटी कोडोन नहीं होता। और ये जो टीआरएनए अमीनो एसिड को लेकर आता है तो ये एंटी कोडोन की सहायता से एमआरएनए पर जुड़ता है। लेकिन जो समापन कोडोन अब ए स्थल के सामने आए हैं उनका कोई एंटी कोडोन नहीं है। तभी आज का जो लेक्चरर है वो यही है बेटे, यानी आनुवांशिक कोड या कोडोन। तो कोडोन टोटल में आपको 64 प्रकार के बताऊंगा और 64 में से 61 प्रकार के तो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने वाले होते हैं और 3 प्रकार के जो कोडोन होते हैं ये समापन कोडोन होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं। तो बेटे जैसे ही ए साइट के सामने ये समापन कोडोन आते हैं तो ये समापन कोडोन के आते ही अब प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है जिसे समापन अवस्था कहते हैं। तो ये तो हमारा प्रीवियस लेक्चर था। आज का जो टॉपिक होगा बेटे ये आपके सामने है और ये टॉपिक है आनुवांशिक कोड मतलब जेनेटिक कोड। तो यहां आपको ये समझना है कि बेटे जेनेटिक कोड होते क्या हैं। तो जिस तरह से बेटे कोई राइटर होता है या कोई जो है गाना लिखता है तो अपनी भाषा को कोड वर्ड में लिखता है ताकि उसका कोई गाना या कोई थ्योरी चुरा ना ले।
तो उसी तरह से याद रखना कि हमारा जो डीएनए होता है, हमारा जो डीएनए है वह क्या देता है, प्रोटीन निर्माण की सूचनाएं देता है। तो प्रोटीन निर्माण की सूचनाएं जब वो एमआरएनए पर ट्रांसफर करता है तो बेटे सीधे नहीं करता कि ये प्रोटीन निर्माण है, ये विधि है, लेके चले जाओ। वह एमआरएनए को कोडोन की फॉर्म में, एक विशेष कोड वर्ड की फॉर्म में ये सूचनाएं ट्रांसफर करता है। तो यही सूचनाएं, यही कोड वर्ड जो होंगे, इन्हीं कोड वर्ड को आप जेनेटिक कोड कहेंगे, आनुवांशिक कूट कहेंगे। तो क्या याद हुआ कि जो डीएनए है वह अपनी प्रोटीन निर्माण की आनुवांशिकी सूचनाओं को एमआरएनए पर जब ट्रांसफर करता है तो विशेष कोड की फॉर्म में करता है, जिन्हें कोडोन कहते हैं। तो कोडोन की परिभाषा क्लियर हुई बेटे, यानी कोडोन एक आनुवांशिकी कूट होते हैं, एक जेनेटिकली लैंग्वेज होती है, एक आनुवांशिकी भाषा होती है। और ये डीएनए की जो आनुवांशिकी भाषा है, ये डीएनए की आनुवांशिकी या जेनेटिकली लैंग्वेज है, इसी लैंग्वेज को जेनेटिक कोड कहते हैं। जेनेटिक कोड जो होंगे बच्चों, ये यूनिवर्स होते हैं। यूनिवर्स ऐसे होते हैं, सर्वव्यापी ऐसे होते हैं कि जितने भी धरती पर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में कुछ न कुछ आनुवांशिकी भाषाएं प्रेजेंट होती है, कुछ न कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। तो ये जो जेनेटिक कोड हैं, ये यूनिवर्स होते हैं, इतना आपको याद रखना है। उसके अलावा याद रखना है बच्चों कि जो जेनेटिक कोड है, ये कभी कोमा लेस होते हैं, यानी बीच बीच में कोमा नहीं आता। और जेनेटिक कोड जो है वह 3 नाइट्रोजन सारकों का समूह होता है। तो टोटल जेनेटिक कोड जो होंगे वह 64 होते हैं एनिमल किंगडम के अंदर। कितने होते बेटे? 64। 64 में से याद रखना कि 61 कोडोन तो ऐसे होंगे जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेंगे, और 3 कोडोन ऐसे होंगे जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेंगे। इसका क्या मतलब है कि 61 कोडोन जो है वो तो सेंस कोडोन है, वह तो सेंस कोडोन है जो कि प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेंगे, और 3 कोडोन जो है बच्चों ये नॉन सेंस कोडोन होंगे, और ये नॉन सेंस कोडोन प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते। तो कितने टोटल कोडोन बताए मैंने? 64 यानी 64। तो 64 को आप 2 पार्ट में याद करो, 61 और 3। तो 61 क्या याद हुआ? सेंस कोडोन, और 3 क्या याद हुआ? नॉन सेंस कोडोन। इसका क्या मतलब है? प्रोटीन संश्लेषण में तो बेटे ओनली 20 प्रकार के अमीनो एसिड भाग लेते हैं, लेकिन आपके पास में कोडोन है 64। तो फिर क्या निष्कर्ष निकलता है कि यहां पर जो अमीनो एसिड है वह एक या एक से ज्यादा अमीनो एसिड से कोड होता है, क्योंकि टोटल अमीनो एसिड तो 20 हुए, लेकिन कोडोन है 64। तो बेटे ये हुआ कि कोई भी अमीनो एसिड है वह एक से ज्यादा कोडोन के द्वारा भी कोड होता है। तो ये सारी चीजें यहां पर अपन देखेंगे, और फिर संख्या के आधार पर इन कोडोन को अपन 3 भागों में बांटेंगे, सिंगलेट की अवस्था में, डबलेट की अवस्था में और ट्रिपलेट की अवस्था में। बेटे सिंगलेट की अवस्था में होंगे तो 4 ही प्रकार के कोडोन होंगे, डबलेट की अवस्था में होंगे तो 16 प्रकार के कोडोन होंगे, और ट्रिपलेट की अवस्था में होंगे तो 64 प्रकार के कोडोन बनेंगे। और ये 64 प्रकार के कोडोन कैसे बनेंगे ये मैं आपको बताऊंगा विद इन 5 मिनट के अंदर। बेटे आप ये 64 कोडोन का आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहां अपन देखते हैं, तो शुरुआत करते हैं इसके परिचय से, यानी अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा, ये टॉपिक रहेगा बेटे जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड, तो ये जेनेटिक कोड यानी इन्हें आप कह सकते हैं जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड, या फिर इसे आप कह सकते हैं कोडोन। तो बच्चों यहां पर याद रखना जेनेटिक कोड या कोडोन। इसका पहला पॉइंट अपन यहां पर ले लेते हैं बेटे, ये लेंगे यहां पर इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी परिचय, इंट्रोडक्शन यानी परिचय। तो अब परिचय से अपन शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत कहां से करेंगे बच्चों? इसके खोजकर्ता से करेंगे। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे एक वैज्ञानिक हुआ कोरेनबर्ग, कोरेनबर्ग, साथ में बेटे याद रखना खुराना, कोरेनबर्ग यानी खुराना, खुराना के साथ में एक और याद रख लीजिएगा मैथाई, मैथाई। तो ये सारे के सारे क्या हैं? तो याद रखना ये दोनों वैज्ञानिक है, यानी खोजकर्ता, यानी खोजकर्ता। तो याद रखना बच्चों कि जो है यहां पर आपको याद रखना है कि यहां पर जो खोजा यानी
आनुवांशिक कूट को जो डिस्कवर किया वो एक तो कोरेनबर्ग ने, खुराना ने और मैथाई ने। लेकिन दूसरे नंबर पर आपको याद रखना है गेमो, MOW, गेमो। तो गेमो जो साइंटिस्ट है तो इसने बेटे ध्यान रखना यानी जेनेटिक कोड नाम दिया, जेनेटिक कोड नाम दिया, जेनेटिक कोड नाम दिया। तो ये थोड़ा सा याद रखना। यानी खोजा किसने, तो बेटे खोजने में कोरेनबर्ग है, खुराना है और मैथाई है। तो इन्होंने तो क्या किया यानी जेनेटिक कोड को खोजा। लेकिन बेटे गेमो एक साइंटिस्ट हुआ जिन्होंने जेनेटिक कोड नाम दिया। अच्छा, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो याद रखना मैंने आपसे क्या कहा था, यानी जेनेटिक कोड है क्या, जेनेटिक कोड यह है बच्चों कि जो डीएनए है वो अपनी प्रोटीन निर्माण की आनुवांशिक सूचनाओं को जिस कोड भाषा में, जिस आनुवांशिक लैंग्वेज में एमआरएनए पर स्थानांतरित करता है, वही भाषा, वही कोड क्या कहलाएंगे आपके सामने, जेनेटिक कोड। तो इसको इस तरह से परिभाषित कीजिएगा, डीएनए प्रोटीन निर्माण की आनुवांशिक सूचनाओं को, आनुवांशिक सूचनाओं को, ये ध्यान रखना, डीएनए प्रोटीन निर्माण की आनुवांशिक सूचनाओं को, प्रोटीन निर्माण की आनुवांशिक सूचनाओं को जेनेटिक कोड, या ध्यान रखना बेटे, यानी जो डीएनए है प्रोटीन निर्माण की आनुवांशिक सूचनाओं को कोडोन के रूप में, कोडोन या फिर आनुवांशिक कूट, कोडोन या आनुवांशिक कूट के रूप में एमआरएनए पर स्थानांतरित करता है, एमआरएनए पर स्थानांतरित करता है। तो ये ध्यान रखना, स्थानांतरित करता है, यानी आपको ये समझना है कि द डीएनए ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन फॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ द कोडोन टू द एमआरएनए। यानी बेटे यहां पर जो डीएनए है ये प्रोटीन निर्माण के आनुवांशिक सूचनाओं को कोडोन की फॉर्म में एमआरएनए पर स्थानांतरित करता है। यानी डीएनए ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन फॉर्मेशन टू द एमआरएनए इन फॉर्म ऑफ द जेनेटिक कोड। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि यहां पर जो डीएनए है ये प्रोटीन निर्माण की, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये आपको याद रखना है, प्रोटीन निर्माण की आनुवांशिक सूचनाओं को कोडोन या आनुवांशिक कूट के रूप में एमआरएनए पर स्थानांतरित करता है। तो क्या क्या याद हुआ आपको परिचय के अंदर, तो पहला तो याद रखना बेटे कोरेनबर्ग, खुराना और मैथाई, ये तीनों वैज्ञानिक तो क्या है, इन्होंने आनुवांशिक कूट के बारे में बताया, इन्होंने जेनेटिक कोड के बारे में बताया। उसके बाद में गेमो एक वैज्ञानिक हुआ है बच्चों, तो इन्होंने आनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड नाम दिया। फिर आप कहोगे कि यह है क्या, आनुवांशिक कूट क्या है या जेनेटिक कोड क्या है, तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी राइटर होता है या कोई भी बेटे जो है क्या कहते हैं सिंगर होता है, तो जो गाने लिखता है या कोई वैज्ञानिक है, तो ये अपनी भाषा को एक विशेष कोड की फॉर्म में लिखते हैं ताकि कोई चुरा ना ले। तो उसी तरह से याद रखना कि जो डीएनए होता है ये अपनी प्रोटीन निर्माण की आनुवांशिक सूचनाओं को कोड के रूप में, एक विशेष भाषा के रूप में एमआरएनए पर स्थानांतरित करता है। तो वही कोड, वही भाषा आप कह सकते हैं जेनेटिक कोड। फिर आप देखिएगा कि जो जेनेटिक कोड होते हैं, यानी यहां पर आप देखिएगा 4th नंबर इंट्रोडक्शन का याद रखना बेटे कि जो जेनेटिक कोड होते हैं ये यूनिवर्स होते हैं, ये ध्यान रखना। तो याद रखना ऑल जेनेटिक कोड, यानी सभी जेनेटिक कोड या आनुवांशिक कूट यानी आप कह सकते हैं बेटे कोडोन, तो ये क्या होते हैं, यूनिवर्स होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी यानी क्या होते हैं बेटे, ये होते हैं यूनिवर्स,
यूनिवर्स यानी सर्वव्यापी होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि जितने भी आनुवांशिक कूट होते हैं ये यूनिवर्स होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। कारण बिकॉज दीज आर प्रेजेंट ऑल ऑर्गेनिज्म, यानी आनुवांशिक कूट होते हैं क्योंकि बच्चों याद रखना है, क्योंकि यह सभी सजीवों में उपस्थित होते हैं, सभी सजीवों में उपस्थित होते हैं, सभी सजीवों में उपस्थित होते हैं। तो ये आपको यहां पर याद हो गया कि ऑल जेनेटिक कोड्स आर द यूनिवर्स बिकॉज दीज आर प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी ये जो आनुवांशिक कूट होते हैं ये यूनिवर्स होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। क्यों होते हैं बच्चों? तो क्योंकि यह सभी सजीवों के अंदर उपस्थित होते हैं। यहां तक भी आपको याद हो गया। उसके बाद में याद रखना है आपको कि बेटे ये जो है यानी आनुवांशिक जो कूट है, आनुवांशिक कूट जिसको मैं फिर लिख रहा हूं, इन्हें आप कह सकते हैं जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड ये होते हैं कोमालेस, ये याद रखना, ये कोमालेस होते हैं, ये भी याद रखना, ये कोमालेस होते हैं और एक दूसरे पर ओवरलैप भी नहीं होते हैं। कोमालेस ऐसे होते हैं बेटे कि जैसे मान लेते मैंने ये AUG, ये यहां पर कोई कोडोन लिखा तो बीच में आप कोमा नहीं लगाएंगे, बीच में आप कोमा नहीं लगाएंगे। तो जितने भी जो कोडोन होते हैं ये कोडोन कैसे होते हैं? तो ये कोडोन होते हैं बच्चों कोमालेस, यानी यहां पर कोई कोमा बीच में नहीं लगता है। ये भी आपको याद हो गया। उसके बाद में बच्चों ये आपको याद होगा कि टोटल जो कोडोन होते हैं, एक तो ये याद करना कि प्रोटीन निर्माण में लगभग 20 प्रकार, ये ध्यान रखना बेटे, 20 प्रकार के अमीनो एसिड, 20 प्रकार के अमीनो एसिड भाग लेते हैं, अमीनो एसिड भाग लेते हैं, अमीनो एसिड भाग लेते हैं। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये तभी आप कोडोन की संख्या बता पाएंगे। तो लगभग, वैसे तो बेटे कोई 21 बताता है, कोई 22 बताता है, लेकिन इतना तो याद कर लेना कि प्रोटीन संश्लेषण में लगभग 20 प्रकार के अमीनो एसिड भाग लेते हैं। और ये जो 20 प्रकार के अमीनो एसिड भाग लेते हैं, यह ध्यान रखना, यह 64 कोडोन, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे, यह 64 कोडोन द्वारा कोड होते हैं, 64 कोडोन द्वारा कोड होते हैं। अब यहां से आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड मैंने आपको बताया, तो बेटे आपने याद किया, तो प्रोटीन बनाने के लिए बेटे मैंने आपको बताया कितने अमीनो एसिड, यानी 20 अमीनो एसिड। ये ध्यान रखना, प्रोटीन बनाने के लिए 20 प्रकार के अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। और फिर मैंने आपसे कहा कि ये 20 प्रकार के जो अमीनो एसिड हैं ये 64 कोडोन के द्वारा कोड होते हैं। तो यहां आप देखिएगा कि ये यहां पर आपने याद किया 64 कोडोन। तो बेटे यहां पर एक बात तो निकल कर आ रही है कि अगर एक कोडोन एक अमीनो एसिड को ही कोड करता तो फिर हमारे पास में 20 ही कोडोन होते, लेकिन कोडोन तो कितने हैं 64 और अमीनो एसिड कितने हैं 20। तो क्या मतलब निकल कर आ रहा है कि एक अमीनो एसिड जो होता है वह एक से ज्यादा कोडोन के द्वारा कोड होता है, ये ध्यान रखना। तो इसको यानी अमीनो एसिड की अपहास्यता, यानी इसको बेटे लीजेंसी ऑफ द जेनेटिक कोड भी इसको कहा जाता है। तो अगले नंबर पर अपन लेते हैं, अगले नंबर पर यहां पर होगा बेटे हमारे पास में, यानी देखो ध्यान से समझ लेना कि प्रोटीन निर्माण के लिए 20 प्रकार के अमीनो एसिड भाग लेते हैं और ये जो 20 प्रकार के अमीनो एसिड है ये 64 कोडोन के द्वारा कोड होते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन, फिर आगे का अगला पार्ट होगा बेटे हमारा, अगला पार्ट यहां पर होगा कि एक अमीनो एसिड एक से अधिक, ये ध्यान रखना, एक अमीनो एसिड एक से अधिक कोडोन द्वारा कोड होता है,
कोड होता है। ये ध्यान रखना, ये याद रखना बेटे कि एक अमीनो एसिड एक से अधिक कोडोन द्वारा कोड होता है, लेकिन ये ध्यान रखना बेटे, ध्यान से देखिएगा, लेकिन एक अमीनो एसिड, चलिए एक कोडोन केवल एक अमीनो एसिड को ही कोड करता है, एक अमीनो एसिड को ही कोड करता है, एक अमीनो एसिड को ही कोड करता है। अब यहां पर आपका थोड़ा सा दिमाग घूमेगा, यानी बेटे एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन के द्वारा कोड होगा, लेकिन एक कोडोन केवल एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। यहां आप देख लीजिएगा, जैसे मेरे पास में बेटे यानी ल्यूसीन अमीनो एसिड, ये यहां पर ये अमीनो एसिड है ल्यूसीन अमीनो एसिड, और ये कोड होता है 6 कोडोन के द्वारा। यानी अमीनो एसिड जो है, ये अमीनो एसिड यहां पर है बेटे, और ये अमीनो एसिड जो कोड होगा, यानी यहां पर ये जो कोड होगा, ये कोड होगा कोड बाय 6 कोडोन, कोड बाय 6 कोडोन। अब ये जो 6 कोडोन है, ये यहां पर आप देख लीजिएगा बेटे, ये यहां पर कोई 6 कोडोन है। अब इसमें कोई सा मान लेते हैं ए कोडोन है, कोई यहां पर AGC है, कोई CC है, कोई GGG, इस तरह से यहां पर टोटल क्या होंगे 6 कोडोन होंगे। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे यहां पर आपने याद किया कि ये पहला कोडोन है, तो ये कोडोन किसे कोड करता है, ल्यूसीन को। तो ये समझ लेना, ये कभी भी किसी अदर एमिनो एसिड जैसे है ग्लाइसिन, तो ये ग्लाइसिन को कभी भी कोड नहीं करेगा। यानी यहां आप देख ले कि ये जो AAA या फिर बेटे AGC है, तो ये कभी भी कोई दूसरा जैसे वेलिन अमीनो एसिड है, वेलिन, इसको कोड नहीं करेगा, या ये भी, यानी ये किसी भी अदर अमीनो एसिड को कोड नहीं करेंगे। तो आप देख लो कि एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन के द्वारा तो कोड हो रहा है, लेकिन जो एक कोडोन है वह इस एक अमीनो एसिड के अलावा किसी दूसरे अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। तो ये एक बार और अच्छी तरह से आप समझ लेना बच्चों कि यहां पर एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन के द्वारा कोड होता है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे क्या बताया आपको, ल्यूसीन अमीनो एसिड। तो ल्यूसीन अमीनो एसिड जो कोड होता है वह 6 कोडोन के द्वारा कोड होता है, 6 कोडोन इसे कोड करते हैं बच्चों। तो 6 कोडोन में ये यहां पर है बेटे 1 2 3 4 5 ऐसे 6 कोडोन है। तो 6 कोडोन यहां पर है। सपोज करो मैंने ये लिया है बेटे कि पहला कोडोन इसका है AAA, क्योंकि कोडोन नाइट्रोजन सार्को का समूह होता है, वो अपन देखेंगे। तो बेटे यहां पर ये जो AAA कोडोन है और ये AGC है, CC है, GGC, तो ये सारे के सारे कोडोन किसको कोड कर रहे हैं, यानी यहां पर देख लीजिए सारे के सारे कोडोन कोड कर रहे हैं ल्यूसीन अमीनो एसिड को। लेकिन ध्यान से देखो कि AAA क्या ये दूसरे अमीनो एसिड को कोड करेगा, कभी नहीं करेगा। ये बेटे AGC है, क्या ये दूसरे अमीनो एसिड को कोड करेगा, नहीं करेगा। तो मतलब क्या निकल कर आ रहा है कि एक कोडोन हमेशा एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है, जबकि कोई अमीनो एसिड जो होता है बेटे कोई एक से ज्यादा कोडोन के द्वारा भी कोड हो सकता है। तो इसको अपन आनुवांशिक कोड की अपहास्यता कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद में आप यहां याद रखना कि जो जेनेटिक कोड होता है, जो बेटे आनुवांशिक कोड होता है, आनुवांशिक कोड, ये आपको याद रखना है, ये 3 नाइट्रोजन बेस का ग्रुप होता है। यानी यहां पर याद रखना 3 नाइट्रोजन बेस, यानी 3 नाइट्रोजन बेस का बेटे ये समूह होगा। तो ये ध्यान रखना, जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहां पर A और A, ये एक समूह होगा, या मैंने यहां पर लिख दिया AUG, तो ये दूसरा कोडोन होगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि आनुवांशिक कोड या जिसे आप कहेंगे कोडोन, तो प्रत्येक कोडोन याद रखना बच्चों
क्या बताया मैंने, 3 नाइट्रोजन बेस यानी 3 नाइट्रोजन सारकों का समूह है। तो जब भी अपन कोडोन पढ़ेंगे तो बेटे याद रखना ये 3 ग्रुप या 3 नाइट्रोजन सारक, अब उसमें कोई से भी हो सकते हैं, कोई से भी हो सकते हैं, तो 3 नाइट्रोजन सारकों का ये समूह होता है। लेकिन उसके बाद में आपको याद रखना है, उसके बाद में आपको याद रखना है कि इनका निर्माण कितने नाइट्रोजन बेस से होता है। तो बेटे अगर आरएनए है, क्योंकि एमआरएनए पर कोडोन होते हैं, तो बताओ मुझे कि एमआरएनए पर कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस होंगे। तो आप जवाब देंगे 4। तो 4 कौन से होंगे, यानी एक तो बेटे ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, और साथ में जो है क्या कहते हैं एडेनिन होगा, और चौथा बताओ थायमिन। गलत जवाब, क्या होगा, थायमिन की जगह पर यूरेसिल होगा। तो एमआरएनए में जब 4 प्रकार के नाइट्रोजन सारक होते हैं तो यही 4 प्रकार के नाइट्रोजन सारक उधर कोडोन बनाने में मदद करते हैं। तो कोडोन निर्माण में सहायक नाइट्रोजन बेस। तो यहां आप देख लीजिएगा, यहां पर बेटे ये आपको याद रखना है कि कोडोन बनाने में, ये यहां पर अपन इंट्रोडक्शन का 8वां पॉइंट लेते हैं, कोडोन निर्माण में, ये ध्यान रखना बेटे, कोडोन निर्माण में उपयोगी नाइट्रोजन सारक, तो ये ध्यान रखना, कोडोन निर्माण में उपयोगी नाइट्रोजन सारक, तो ये नाइट्रोजन सारक होते हैं 4 टाइप, और 4 टाइप में आपको याद रखना है कि ये 4 टाइप में कौन कौन से होंगे। तो बेटे यू होगा, यूसी, ए, और साथ में याद रखोगे जी। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि कोडोन निर्माण में यहां पर जो नाइट्रोजन बेस होंगे ये होंगे 4 टाइप, यानी 4 प्रकार के होंगे, और 4 प्रकार में ये आपको याद रखना है, ये होंगे बेटे यू, फिर होगा सी, फिर होगा ए, और फिर जी। तो ये आप देख ले, क्या मैंने बताया कि एक कोडोन 3 नाइट्रोजन सारकों का समूह होता है। यह भी आपको याद हो गया, प्रत्येक कोडोन जो भी होगा बच्चों ये 3 नाइट्रोजन सारकों का समूह होगा। लेकिन प्रत्येक कोडोन के निर्माण में ये यहां पर याद रखना है 4 प्रकार के नाइट्रोजन सारक भाग लेंगे, क्योंकि याद रखना कि कोडोन किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है एमआरएनए से, और आपको पता है कि एमआरएनए में कभी भी थायमिन नहीं होगा। तो एमआरएनए में जो कोडोन होंगे वह एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा और यूरेसिल होगा। तो फिर प्रत्येक कोडोन के निर्माण में 4 प्रकार के कोडोन भाग लेंगे। वो कोडोन होंगे यूसीएजी, यानी यू का माने क्या होगा बेटे, यानी इसका माने तो होगा यूरेसिल, और सी का माने होगा यानी साइटोसिन, ए का माने होगा बेटे एडेनिन, और इसका माने होगा ग्वानिन। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, यू का माने यूरेसिल है, साइटोसिन है, एडेनिन है और ग्वानिन है। तो ये तो क्लियर हो गया, एक कोडोन 3 नाइट्रोजन सारकों का समूह, बात क्लियर। उसके अलावा बेटे अब आपको देखना है कि किसी भी एक कोडोन के निर्माण में कितने प्रकार के नाइट्रोजन सारक। तो जवाब यस और नो जल्दी बताओ बेटे, जवाब 4। तो आंसर क्लियर, यानी 4 प्रकार के नाइट्रोजन सारक ये किसी भी कोडोन के निर्माण में भाग लेंगे। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब यहां आप देखो कि कोडोन जो है, कुछ कोडोन ऐसे होते हैं जो प्रोटीन निर्माण की शुरुआत करते हैं। तो यहां मैं लिख रहा हूं प्रारंभिक कोडोन। तो ये याद रखना बेटे, प्रारंभिक कोडोन। और ये जो प्रारंभिक कोडोन है ये मैं 2 जगह पर बताऊंगा। एक कोशिका तो याद रखना यूकेरियोटिक सेल, एक कोशिका तो ये है, और यूकेरियोटिक सेल में जो प्रारंभिक कोडोन होता है ये होता है बच्चों AUG, ये होता है AUG। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है, यहां पर जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल में जो प्रारंभिक कोडोन होता है वो होता है GUG। ये यहां पर मिथ्योनिन अमीनो एसिड को कोड करता है, मिथ्योनिन अमीनो एसिड, और ये बेटे यहां पर कोड करता है वेलिन अमीनो एसिड को। तो ये आप देख लीजिएगा
कि द इनिशिएशन कोडोन, इन्हें आप क्या कह सकते हैं, इनिशिएशन कोडोन। तो बेटे इनिशिएशन जो कोडोन है ये कितने प्रकार के होंगे, ये वैसे तो देखो नॉर्मल आपको याद करना है AUG, जो यूकैरियोटिक यानी हमारी कोशिकाओं के अंदर जो प्रोटीन बनाने के लिए पहला कोडोन जो भाग लेता है उस कोडोन का नाम है AUG। कई बार क्वेश्चन आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना बेटे, यानी प्रारंभिक कोडोन। अगर वहां प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक नहीं दे रखा है तो आप सीधा जवाब देना AUG पर, लेकिन अगर वह दे दे कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा है या यूकैरियोटिक सेल में कौन सा है, तो बेटे यूकैरियोटिक सेल में तो AUG आप याद रखिएगा और प्रोकैरियोटिक सेल में GUG आपको याद रखना है। जो AUG है ये मीथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करेगा, तो प्रोटीन बनाने में पहला भाग लेने वाला अमीनो एसिड होगा कौन सा, मीथियोनिन। अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो बेटे इसमें GUG जो वेलिन अमीनो एसिड को कोड करेगा। तो ये तो हमारे पास में क्या हुआ, यानी प्रारंभिक कोडोन। प्रारंभिक कोडोन के अलावा फिर यहां पर बेटे हम लेंगे समापन कोडोन। प्रारंभिक कोडोन के अलावा यहां पर लेंगे समापन कोडोन, यानी इसे आप याद रखेंगे टर्मिनेटर कोडोन। तो बेटे ये जो प्रारंभिक कोडोन है ये 3 प्रकार के होंगे, याद रखना। पहला तो याद रखिएगा UAA, फिर आपको याद रखना है UAG और फिर याद रखना है UGA। तो ये ऐसे कोडोन है कि इन कोडोन का, यानी यहां पर इन तीनों का कोई एंटी कोडोन, याद रखना एंटी कोडोन नहीं होता। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि यहां पर ये जो 3 कोडोन हैं UAA, UAG और UG है, इनका एंटी कोडोन नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि ये कोडोन प्रोटीन बनाने में भाग नहीं लेते और यहां पर आने के साथ ही प्रोटीन के निर्माण की जो क्रिया है वह क्लोज हो जाते, वह बंद हो जाती है। तो ये तो था बेटे हमारे पास में, यानी किसका इंट्रोडक्शन, यानी जेनेटिक कोड का इंट्रोडक्शन। सेकंड पॉइंट पर मैं यहां पर लेता हूं, यानी कोडोन, नंबर ऑफ कोडोन, यानी याद रखिएगा कोडोन की संख्या, ये आपको यहां पर देखना है। अभी तक तो अपन क्या पढ़ रहे थे बेटे, अभी तक अपन पढ़ रहे थे यानी कोडोन का इंट्रोडक्शन। अब मेरा दूसरा पार्ट है कोडोन की संख्या। तो यहां कोडोन की संख्या पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना जरूरी है कि हमारे पास में प्रोटीन निर्माण में यह 20 अमीनो एसिड भाग लेते हैं, 20 अमीनो एसिड्स भाग लेते हैं। तो कम से कम भी हमारे पास में 20 कोडोन का होना जरूरी है, ये विषय ध्यान रखना। यानी याद है, क्या याद हो आपको कि प्रोटीन संश्लेषण में लगभग 20 प्रकार के अमीनो एसिड भाग लेते हैं। तो अगर अपन ये उम्मीद करें कि एक अमीनो एसिड केवल एक कोडोन के द्वारा ही कोड होता है, तो भी बच्चों याद रखना कम से कम कितने कोडोन चाहिए हमें, यानी 20 कोडोन चाहिए। तो अब अपन देखते हैं कि इन अमीनो एसिड के आधार पर यहां पर पहला जो प्रकार होगा हमारा, यानी वह होगा सिंगलेट। और ये सिंगलेट में आपको क्या याद रखना है कि यहां पर जो एमिनो एसिड यानी एक कोडोन ये आपको बना होगा एक नाइट्रोजन बेस का, एक नाइट्रोजन बेस। यानी बेटे सिंगलेट का मतलब यह है कि एक कोडोन केवल एक नाइट्रोजन क्षारक का ही बना होगा। और आपको पता है ना कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक भाग लेते हैं, 4। तो आप देख लो कि यहां पर इसके अनुसार हमारे पास में कोडोन कितने आएंगे, यानी टाइप। तो यहां पर टाइप या फिर संख्या, तो यहां पर संख्या जो होगी कोडोन की वह 4 होगी। और 4 कौन सी होगी, U फिर C और ये तो G आ जाएगा बेटे, यहां पर आप ले सकते हैं, यानी UCAG, UCA और G। तो ये आप देख ले कि यहां पर
अगर हमारा जो कोडोन है केवल एक नाइट्रोजन बेस का समूह है तो फिर याद रखना कि इस सिंगलेट के आधार पर जो कोडोन की संख्या होगी वो मात्र 4 होगी। यानी यहां पर ये U है, ये भी अपने आप में एक कोडोन होगा, ये C है तो ये भी अपने आप में एक कोडोन होगा, और बेटे A है ये भी कोड होगा, और G है ये भी एक ही कोडोन होगा। तो हमें कितने चाहिए? 20 प्रकार के अमीनो एसिड चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेथड है ये रिजेक्टेड है, ये ध्यान रखना, ये रिजेक्टेड है क्योंकि बेटे यहां पर ये पूरा नहीं हो रहा। अब यहां अपन चलते हैं, अगले नंबर पर अपन चलते हैं। तो बेटे दूसरा यहां पर प्रकार जो आपको याद रखना है वो है डबलेट, वह है डबलेट। तो डबलेट यहां पर आपको क्या बता रहा है कि यहां पर बेटे ये बता रहा है कि जो एक कोडोन है, एक कोडोन जो है वो क्या है? 2 नाइट्रोजन बेस, 2 नाइट्रोजन बेस का समूह है, 2 नाइट्रोजन बेस का समूह है। यानी यहां पर आप देखो कि कोई सा भी नाइट्रोजन सारक है, जैसे मान लेते हैं ये A और ये G है, ये कोडोन हो गया, ये C और G है, ये दूसरा कोडोन हो गया। तो इसके अनुसार जो संख्या आएगी बेटे, तो संख्या इसकी जो होगी, इसकी जो संख्या होगी ये संख्या होगी यानी 4 × 4 बराबर 16। अब आप कहोगे ये 4 × 4 कैसे आया? तो देखो ये जो 2 नाइट्रोजन सारकों का समूह होता है, तो बेटे ये मेरे पास में 2 स्थान है, ये पहला और ये दूसरा। तो पहले स्थान पर इन चारों में से कोई सा भी एक आ सकता है, तो मैं वहां 4 लिख सकता हूं। फिर दूसरा जो स्थान है उनमें भी चारों में से कोई सा एक आ सकता है, फिर मैं वहां 4 लिख सकता हूं। तो बेटे 4 × 4 यानी 16। लेकिन ये सिद्धांत भी क्या है बेटे? ये सिद्धांत भी है रिजेक्टेड, ये सिद्धांत भी क्या है? रिजेक्टेड। क्योंकि हमें कितने चाहिए? हमें 20 एमिनो एसिड को कोड करने के लिए कम से कम 20 प्रकार के तो कोडोन चाहिए। लेकिन डबलेट के अनुसार भी कितना है हमारे पास में? 16। 16 कैसे आए? क्योंकि यहां पर एक कोडोन 2 नाइट्रोजन बेस का समूह है। तो बेटे 2 नाइट्रोजन बेस का समूह है, तो 2 नाइट्रोजन बेस जो है पहला और दूसरा, तो पहला जो नाइट्रोजन बेस है यहां पर इन चारों में से कोई सा भी आ सकता है, तो यहां लिखेंगे 4। उसके बाद में दूसरा नाइट्रोजन बेस है, चारों में से कोई सा भी आ सकता है, तो फिर यहां पर कितने लिखेंगे? 4। तो 4 × 4 बराबर कितने हो जाएंगे? यानी 16। तो डबलेट की अवस्था के दौरान यहां पर इनकी संख्या कितनी आएगी? 16। लेकिन यह भी अपर्याप्त है, कम से कम हमें 20 चाहिए। तो फिर अगला जो मेथड आया है, अगला जो मेथड आया है बच्चों, तो अगला मेथड जो आया है, यह मेथड आया है हमारे पास में यानी नंबर 3। तो नंबर 3 का जो मेथड है यह मेथड है ट्रिपलेट यानी त्रिक। तो ट्रिपलेट आपको क्या बता रहा है कि जो ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट ये बोल रहा है कि एक कोडोन, ध्यान से समझना, एक कोडोन किसके बराबर है? यानी 3 नाइट्रोजन बेस, 3 नाइट्रोजन बेस का समूह है, 3 नाइट्रोजन बेस का समूह है। ये थोड़ा सा याद रखना है कि एक कोडोन जो है ये 3 नाइट्रोजन बेस का समूह है। तो ये ध्यान रखना, यानी एक कोडोन यानी 3 नाइट्रोजन बेस का समूह। जैसे सपोज करो ये मेरे पास में कोई कोडोन है A, U और G, तो बेटे यहां पर ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, यानी ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो अब आप देखो कि कोडोन निर्माण में भाग लेते हैं U, C, A और G, ये 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस कोडोन बनाने में भाग लेते हैं। तो यहां पर जो A है, तो एक ही जगह पर चारों में से कोई सा आ सकता है, तो मैं यहां लिख दूंगा 4। उसके बाद में बच्चों ये C है, यहां पे U है, तो U की जगह पर ये चारों में से कोई सा आ सकता है, तो फिर यहां पर मैं लिख दूंगा 4। बेटे यहां पर G है, तो G में भी ध्यान रखना तीसरे नंबर पर भी इन चारों में से कोई सा भी आ सकता है, तो फिर मैं यहां लिख दूंगा 4। तो इस कंडीशन में जो कोडोन की संख्या होगी, कोडोन की संख्या, तो बेटे कोडोन की जो संख्या होगी वह कैसे होगी? 4 × 4
इंटू 4, तो टोटल यहां पर कितने हो जाएंगे, यानी 64 कोडोन। ये याद रखना 64 कोडोन। तो ये आपको यहां पर याद रखना है कि अगर अपन कोडोन को 3 नाइट्रोजन सारकों का समूह माने, अगर कोडोन को अपन ट्रिपलेट रूप में माने, तो फिर टोटल कोडोन कितना आ रहे हैं, 64। इसका मतलब यह हुआ कि ये 64 कोडोन आसानी से 20 प्रकार के अमीनो एसिड को कोड कर देंगे। लेकिन बच्चों यह समझना है कि 64 आए कैसे। तो ध्यान रखना, आपको क्या याद है कि प्रत्येक कोडोन 3 नाइट्रोजन सारकों का समूह होता है ट्रिपलेट के अनुसार। तो ये 3 नाइट्रोजन है, 1 2 3 पोजीशन पर है। पहले पोजीशन पर जो नाइट्रोजन बेस है ए, बेटे एक ही जगह पर इन चारों में से सी भी आ सकता है, जी भी आ सकता है, यू भी आ सकता है और ए भी आ सकता है, तो वहां अपन 4 लिख देंगे। दूसरी पोजीशन का जो नाइट्रोजन बेस है यू, तो बेटे यहां पर दूसरी पोजीशन की जगह पर भी इन चारों में से कोई सा भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, जी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, तो फिर 4 लिख देंगे। तीसरी पोजीशन पर भी बेटे जो है जी है, उसकी जगह पर भी चारों में से कोई सा आ सकता है, तो वहां भी अपन 4 लिख देंगे। तो 4 इंटू 4 इंटू क्या हो गया, 4, तो ये हो गया 64 कोडोन। अब आपको याद रखना है कि ये यहां पर हमारे पास में 64 कोडोन है। 64 कोडोन, बेटे इसके 2 समूह होंगे, यानी 61 कोडोन तो क्या होंगे, जिन्हें आप कहेंगे सेंस कोडोन। याद रखना, इन्हें क्या कहोगे, सेंस कोडोन। और ये जो सेंस कोडोन है, ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं, प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं, प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि जो 64 कोडोन हैं, उनमें से जो बेटे ये प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, तो ये तो कौन से कोडोन कहलाएंगे, सेंस कोडोन। सेंस कोडोन जो प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं। और बेटे यहां पर 3 जो हैं, ये 3 जो हैं हमारे पास में, ये है नॉन सेंस कोडोन। ये यहां पर है आपके पास में नॉन सेंस कोडोन। और ये याद रखना, ये कोडोन प्रोटीन समापन कोडोन है। ये प्रोटीन निर्माण समापन कोडोन, समापन कोडोन, प्रोटीन निर्माण समापन कोडोन। तो बच्चों ये आपको याद रखना है कि 64 कोडोन में से जो प्रोटीन बनाते हैं, जो प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं, वो मात्र केवल 61 होते हैं, और जो प्रोटीन निर्माण में भाग नहीं लेते वह 3 होते हैं। तो अब याद कर लो कि 64 कोडोन में से जो प्रोटीन बनाने में भाग लेंगे वह 61 होंगे, और जो प्रोटीन बनाने में भाग नहीं लेंगे वह क्या होंगे बेटे, वह होंगे हमारे पास में यानी 3। तो इस तरह से यह कोडोन की संख्या भी हो गई। और अब मैं आपको बता दूं कोडोन का निर्माण कैसे होता है, यानी 4 प्रकार के नाइट्रोजन सारकों से 64 प्रकार के कोडोन कैसे बनते हैं। तो एक ट्रिक है, उसके अनुसार आपको यह बनाना है। तो यहां आपका अगला जो टॉपिक होगा, यह अगला टॉपिक होगा बच्चों यहां पर कोडोन का निर्माण, यानी तीसरा जो टॉपिक है यह होगा कोडोन का निर्माण, कोडोन का निर्माण, कोडोन का निर्माण। तो ये मत भूलना बेटे, कोडोन के निर्माण में, कोडोन के निर्माण में, कोडोन के निर्माण में यहां पर ये U, C, A और G, ये 4 नाइट्रोजन बेस क्या होंगे, भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, इसी के बेस पर आप ये कर पाएंगे, यानी 4 प्रकार के नाइट्रोजन सारक भाग लेते हैं। अब यहां मैं टेबल बना रहा हूं, इसको ध्यान से समझना बच्चों कि इन 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस से अपन को 64 कोडोन कैसे बनेंगे। तो इसको इस तरह से आप बनाइएगा। यहां अपन लेते हैं ये टेबल, यहां पर अपन बनाएंगे, ये याद रखना। तो यहां पर बेटे, यहां अपन लेंगे
ये है। अब इसमें आपको ये कोडोन यहां पर लिखना है, ये कोडोन लिखना है बेटे, इधर U C A और G, और इधर भी आपको यहां पर लिखना है, तो ये लिखना है बेटे U C A, और यहां पर एक कॉलम और छूट गया बेटे, यहां पर एक कॉलम अपन को और बनाना है। ये कॉलम बन गए, तो इस कॉलम में बेटे यहां पर अपन लिखते हैं यानी UCAG। अब यहां आप देखिएगा कि इस जगह पर यहां पर अपन लिखते हैं UCA और यहां पर होगा G, ठीक है। अब सबसे पहले शुरुआत यहां से करना बच्चों, तो यहां से सबसे पहले अपन U को लिखते हैं, यहां पर अपन U को लिखते हैं, तो ये 4 बार लिखा में आएगा, और ये फर्स्ट टाइम इधर से शुरू करना, ध्यान रखना, फर्स्ट इधर से शुरू होगा, तो यहां पर U कितने बार लिखा, 4 बार, तो ऐसे 4 बार एंड तक लिखते हुए चले जाओ, यानी यहां पर ये ट्रिक है, ये ध्यान रखना, ये 4 बार आप यहां पर इनको लिखते हुए चले जाओ। तो ये तो U लिख दिया, C आ गया, तो बेटे यहां पर ये C भी 4 बार लिख दो, इस तरह से ये C यहां पर 4 बार आएगा लिखाई में, इस तरह से ये C, और इधर है A, तो यहां पर ये A, ये भी आपको 4 बार एंड तक लिखना है इस तरह से, और इधर भी यहां पर ये A, और इधर यहां पर G है, तो ये G, और ऐसे 4 बार हर कॉलम में G आपको लिखना है। ये हमारे पास में ट्रिक का पहला पार्ट हो गया, यानी फर्स्ट टाइम इधर से शुरू करना, जैसे U है तो हर कॉलम में U को 4 बार लिखना है, उसके बाद बेटे C है तो हर कॉलम में C को 4 बार लिखना है, और अगर A है तो A को 4 बार लिखना है, और G है तो G को भी 4 बार लिखना है। अब यहां पर सेकेंड टाइम अब आप शुरू करेंगे, तो सेकेंड टाइम बेटे आप जब शुरू करेंगे तो अब यहां पर आप इधर से शुरू करना, यानी यहां पर ये होगा सेकंड टाइम, यानी यहां पर ये सेकंड टाइम, याद रखना यहां आपको शुरू करना है, तो ये शुरू करना है यहां पर सेकंड टाइम आपको यहां पर शुरू करना है, सेकंड टाइम आपको यहां पर शुरू करना है, और ये करना है। अब बेटे U दे रखा है ना, तो आपको नीचे तक U लिखना है, हर के सामने U, यहां पर सबके सामने आपको लिखते हुए चलना है, यानी U, सबके सामने लिखते हुए चलना है, यानी U, यहां पर भी U लिखेंगे और यहां पर भी U लिखेंगे, तो ये हमारे पास में U है, तो ध्यान रखना U जो है बेटे ये नीचे तक लिखना है, इधर वहां तक लिखना है 4 बार, और इधर यहां भी 4 बार नीचे तक लिखना है। इधर C है तो यहां आपको C लिखना है बेटे, यहां पर C, हर के सामने आपको नीचे तक C लिखना है। इधर यहां पर A है तो याद रखना ये A आपको लास्ट तक A लिखना है, लास्ट तक A लिखना है, लास्ट तक चलना है। ये बेटे G है तो यहां पर भी G, एंड तक अपन यहां पर G लिखना है। ये हमारे पास में दूसरी पार्ट पूरा हो गया, दूसरा पार्ट यहां पर पूरा हो गया, और अब जो बेटे अपन लिखने वाले हैं, ये लिखने वाले हैं यहां पर, यानी अब देखो, अब यहां पर ये है तो हर कॉलम में आपको लिखना है, यानी UCAG, इधर भी आपको लिखना है UCAG, यहां पर भी UCA और G, ये लिखना है बेटे UCAG। इसी तरह से हर कॉलम में उतरते हुए लिखना है UCA और G, CANG, UCAG, AG, उतरते हुए लिखना है बेटे UCAG, UCAG,
और इधर भी UCAG। और इस तरह से बच्चों ये आपके सामने ये 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारकों ने क्या बना दिए, 64 प्रकार के कोडोन बना दिए। उसमें से अगर आप ढूंढोगे तो UAA एक तो ये वाला कोडोन है, और एक UAG एक ये वाला कोडोन है, और एक होगा बेटे AUG, यानी AUG। तो ये यहां पर आप लिखिएगा, यानी AUG। तो यहां पर अगर आप कहीं ना कहीं ढूंढोगे तो ये AUG ये यहां पर आ जाएगा। तो ये ऐसे कोडोन हैं 3 प्रकार के जो समापन कोडोन होंगे, और बाकी सारे के सारे कोडोन क्या है, 64 प्रकार के। तो इस तरह से बच्चों ये आप देख लीजिएगा कि 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारकों से ये 64 प्रकार के कोडोन बना लिए। एक बार फिर याद कर लो, आपको बेटे 16 कॉलम वाली टेबल बनानी है, जिसमें से ध्यान रखना ऊपर भी UCAG आप लिखेंगे और इधर की साइड में भी आप UCAG आप लिखेंगे। लेकिन शुरुआत बेटे नीचे की तरफ से करना कि पहले कॉलम में U दे रखा है तो U 4 बार वहां तक लिख देना, दूसरे कॉलम में C दे रखा है तो C 4 बार आप एंड तक लिख देना। इस तरह से इधर जो है ट्रांसवर्स लिखते हुए चलना। अब सेकेंड टाइम में आपको क्या याद करना है कि ऊपर से जब दे रखा है तो ऊपर का जो नाइट्रोजन क्षारक है सबके सामने बेटे नीचे तक लिख देना है। ये C है तो सबके सामने नीचे तक C लिख देना है, A है तो सबके सामने नीचे तक A लिख देना है, और G है तो सबके सामने नीचे तक G लिख देना है। अब यहां पर डबलेट बन चुके हैं। अब ट्रिपलेट बनाने के लिए आपको क्या करना है कि हर कॉलम में UCAG लिखते हुए नीचे तक उतरना है। हर कॉलम में UCAG यानी पहले U आएगा, फिर C आएगा, फिर A आएगा, फिर G आएगा। इस तरह से हर कॉलम में UCAG आपको लिखना है, और इस तरह से ये आपके सामने 64 प्रकार के कोडोन बन जाते हैं। तो ये था टॉपिक बेटे आज हमारा जेनेटिक कोड यानी आनुवांशिक कोड, जिसको 3 भागों में पढ़ने पड़ा। पहला तो मेरा परिचय था, दूसरा मेरा बेटे उसकी संख्या थी, और तीसरा आनुवांशिक कोड का निर्माण था। इतना तो आप याद कर लेना कि डीएनए अपने आनुवांशिक सूचनाओं को जिस रूप में एमआरएनए पर ट्रांसफर करता है उन्हें आनुवांशिक कोड कहते हैं। और ये आनुवांशिक कोड जो होते हैं बेटे ये 64 प्रकार के होते हैं, जो लगभग 20 प्रकार के अमीनो एसिड को कोड करते हैं। 64 प्रकार के में से 61 जो होंगे वह तो सेंस होंगे जो प्रोटीन बनाते हैं, और 3 जो है नॉन सेंस होते हैं जो प्रोटीन निर्माण में भाग नहीं लेते हैं। तो आज का टॉपिक बेटे हमारा यही था, यानी आनुवांशिक कोड। आनुवांशिक कोड तो ये थोड़ा सा याद रखना। तो ये टॉपिक था बेटे हमारा जेनेटिक कोड, और इसी के साथ में आपको एक बार फिर खान सर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटे फिर अगला नेक्स्ट टॉपिक अपन शुरू करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना और अच्छा पढ़ना, बेस्ट पढ़ना। ओके बेटे, थैंक यू, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।